Hello friends, my name is Pankaj Vaishnav and we are understanding chapter 7 of geography, that is lifelines of national economy। इसका एक पार्ट हम समझ चुके हैं। आज के इस सेकंड पार्ट में हम कुछ और ट्रांसपोर्टेशन मोड के बारे में समझने वाले हैं, जैसे कि रेलवेज एंड पाइपलाइंस। पहले पार्ट में हमने क्या समझा, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कुछ बेसिक बातों को कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, इसकी नीड क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और ट्रांसपोर्टेशन का एक मोड यानी कि रोडवेज के बारे में हमने पहले पार्ट में समझा था। आज के सेकंड पार्ट में हम रेलवेज एंड पाइपलाइंस के बारे में कुछ बेसिक बातें समझने वाले हैं। तो आज के इस पार्ट में हम जो भी समझेंगे उससे अपनी कॉम्पिटेंसी क्या डेवलप होगी, हम समझ पाएंगे कि ये जो रेल ट्रांसपोर्टेशन है वो पर्टिकुलरली अपनी कंट्री इंडिया के लिए इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है। तो समझते हैं सबसे पहले हम रेलवे ट्रांसपोर्टेशन को। वापस रिपीट कर लेते हैं कि मेजर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन से हैं। रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, ये लैंड ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत आते हैं। फोर्थ इज वाटरवेज, ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत आता है। और फिफ्थ इज एयरवेज, जो कि एयर ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत आता है। तो हमने लैंड ट्रांसपोर्टेशन से बात करना शुरू किया था, जिसमें हमने रोडवेज को फर्स्ट पार्ट में समझ लिया था। आज हम रेलवेज पहले और उसके बाद पाइपलाइन के बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं रेलवे को। रेलवे पर्टिकुलरली अपनी कंट्री इंडिया के लिए तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट ट्रांसपोर्टेशन का मोड है। चाहे वो गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, चाहे वो पैसेंजर यानी कि लोगों के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें। और जब हम लोगों के ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो लोग रेलवे नेटवर्क का अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हैं, चाहे वो बिजनेस पर्पस के लिए हो, चाहे वो टूरिज्म पर्पस के लिए हो, पिलग्रिमेज पर्पस के लिए हो। पैसेंजर्स के लिए तो इंडियन रेलवे नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ये जो इंडियन रेलवे है वो अराउंड 150 ईयर से भी ज्यादा समय से देश के लिए इंटीग्रेटिंग फोर्स रहा है। हम सब जानते हैं कि इंडिया में फर्स्ट ट्रेन चलती है 1853 में, तब से लेकर आज तक लगातार इंडियन रेलवे एक ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स बन के उभरा है। तो ये कंट्री की इकोनॉमिक लाइफ को बाइंड करता है। चाहे वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करो, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करो, इंडियन रेलवे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और बाकी सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को हम अलग करके रखें और एक तरफ इंडियन रेलवेज यानी कि रेलवे ट्रांसपोर्टेशन को देखें, तो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का सिग्निफिकेंस हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो इंडिया में फर्स्ट ट्रेन कब चलती है, मैंने आपको बताया 1853 में। कौन से दो एरिया के बीच में, मुंबई से लेकर थाने के बीच में अराउंड 34 किलोमीटर की जर्नी ये तय करती है। अब इंडियन रेलवे नेटवर्क बहुत बड़ा है। हमने पहले भी देखा था कि इंडिया वास्ट कंट्री है और डाइवर्सिटी भी इसकी बहुत ज्यादा है। तो फिजिकल डाइवर्सिटी, फिजियोग्राफिकली डाइवर्स भी बहुत ज्यादा है अपनी कंट्री। अब इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क है इंडिया में कि उसको कोई एक सेंट्रलाइज सिस्टम सही तरीके से नहीं संभाल सकता। तो ये एफिशिएंटली काम कर सके, इसके लिए इंडिया के पूरे रेलवे नेटवर्क को हमने अलग अलग जोन में बांटा है, अराउंड 17 जोन में। जैसे कि इंडिया के नदन एरिया में जो रेलवे नेटवर्क है वो कौन सा जोन संभालेगा, नदन जोन। ऐसे ही सेंट्रल जोन भी है बीच में, नीचे सदर्न जोन है, वेस्ट में वेस्टर्न जोन है, ईस्ट में ईस्टर्न जोन है, नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्टर्न जोन है और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन भी है। इसके अलावा नॉर्थ वेस्टर्न जोन है। ऐसे करके टोटल 17 जोन्स में बांटा गया है इंडिया के पूरे रेलवे नेटवर्क सिस्टम को। क्यों? क्योंकि ये जो इंडिया का रेलवे नेटवर्क है, इंडियन रेलवे है, ये इंडिया की यानी कि अपने कंट्री की लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसका यूज भी बहुत ज्यादा, इसका नेटवर्क भी बहुत ज्यादा है। तो इसको एफिशिएंटली काम करने के लिए इसको अलग अलग जोन में बांटा गया है। अब ये जो इंडियन रेलवे नेटवर्क है उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कंट्री में अलग अलग जगह पर, कहीं पर बहुत ज्यादा इसकी डेंसिटी है, कहीं पर बहुत कम डेंसिटी है। तो इसका कारण क्या है? बेसिकली इसके तीन कारण है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज फिजियोग्राफिक फैक्टर, सेकेंड इज इकोनॉमिक फैक्टर एंड थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। इन तीनों फैक्टर के आधार पर यह तय होता है कि कौन से एरिया में रेलवे नेटवर्क कितना ज्यादा डेवलप होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये फिजियोग्राफिक फैक्टर। फिजियोग्राफिक फैक्टर बोले तो कहीं पे माउंटेन है, कहीं पर प्लेन एरिया है, कहीं पर प्लेटू एरिया है। तो आपको क्या लगता है कौन से एरिया में रेलवे नेटवर्क को बिछाना आसान रहेगा? ऑफ कोर्स प्लेन वाले एरिया में। और इंडिया का सबसे बड़ा प्लेन वाला एरिया कौन सा है? नदन प्लेन।
जो कि इंडिया के नदन एरिया में है। बहुत सारे रिवर्स के माध्यम से ये प्लेन बनाया गया है। तो यहां पर सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन है रेलवे नेटवर्क को बिछाने की। कारण क्या है? क्योंकि एक वास्ट लेवल लैंड है, एक प्लेनर एरिया है बहुत बड़ा। यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है और एग्रीकल्चर रिसोर्स भी यहां पर बहुत ज्यादा है। तो इकोनॉमिकली देखा जाए, पॉपुलेशन वाइज देखा जाए या फिजियोग्राफिक रीजन वाइज देखा जाए, ये नदन प्लेन एक फेवरेबल कंडीशन हमें प्रोवाइड करवाता है रेलवे नेटवर्क को बिछाने के लिए। लेकिन यहां पर एक चैलेंज भी है, वो ये है कि क्योंकि यहां पर बहुत सारी रिवर्स हैं, रिवर्स की वजह से ही तो ये एक बहुत बड़ा प्लेन एरिया बना है। तो यहां पर रिवर्स बहुत ज्यादा है, तो उन रिवर्स को क्रॉस करने के लिए यहां पर जगह जगह ब्रिजेस बनाए गए हैं ताकि रेलवे नेटवर्क को आराम से बिछाया जा सके। सेकेंड एरिया जो मेजर एरिया है वो है इंडिया के साउथ में, यानी कि पेनिनसुलर वाले हिस्से में, प्लेटू वाला हिस्सा, जहां पर बहुत सारे हिल्स हैं। तो यहां पर बहुत सारे हिल्स हैं, हिल्स के बीच बीच में बहुत सारे गैप्स है, और गैप्स नहीं है तो यहां पर बहुत सारे टनल्स बनाए गए हैं ताकि रेलवे नेटवर्क सही तरीके से यहां पर काम कर सके। और सबसे बड़ा एरिया जहां पर रेलवे नेटवर्क बिछाना बहुत मुश्किल है वो है माउंटेन वाला एरिया। और माउंटेन वाले एरिया में भी इंडिया का सबसे बड़ा रीजन है हिमालयन माउंटेन रीजन। यहां पर अनफेवरेबल कंडीशन है रेलवे नेटवर्क को बिछाने की। इसका कारण क्या है? यहां पर हाई रिलीफ है, मतलब बड़े बड़े पहाड़ है, उनका स्लोप भी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन भी यहां पर बहुत कम है, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन इतना ज्यादा डेवलप करने की यहां पर जरूरत नहीं पड़ती है। और साथ ही इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी यहां पर कम है। इसीलिए इस हिमालयन माउंटेन रीजन में रेलवे नेटवर्क सबसे कम बिछा हुआ है। और सबसे ज्यादा कहां पर फेवरेबल कंडीशन है? नदन प्लेन में, चूंकि वो एक प्लेनर एरिया है। अब इस रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन की कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है इंडिया में, जैसे कि राजस्थान का जो वेस्टर्न एरिया है, जो डेजर्ट वाला एरिया है, वो सैंडी एरिया है, तो वहां पर रेलवे लाइन बिछाना मुश्किल है। ऐसे ही गुजरात का बड़ा एरिया स्वैम्पी रीजन है। गुजरात का जो स्वैम्पी रीजन है, यानी कि जो दलदली एरिया है, वहां पर रेलवे लाइन बिछाना मुश्किल है। और साथ ही सेंट्रल इंडिया, जिसमें मेजरली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा ये आते हैं, यहां पर फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो उन फॉरेस्ट एरिया में रेलवे लाइन बिछाना मुश्किल है। तो इंडिया में रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन की ये कुछ मेजर प्रॉब्लम है। साथ ही इंडिया का जो ये पेनिनसुलर वाला हिस्सा है, यहां वेस्ट में वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट में बहुत सारे हिल्स है, छोटे छोटे और बड़े बड़े हिल्स भी है, तो वहां पर भी रेलवे लाइन बिछाना थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है। इन सब मुश्किलों के बावजूद हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है कि कैसे डिफिकल्ट टेरेन में भी, डिफिकल्ट एरिया में भी रेलवे लाइन बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है। और उन सब एग्जाम्पल्स में से सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कोंकण रेलवे। इंडिया का जो पेनिनसुलर वाला हिस्सा है, उसका जो वेस्ट कोस्ट वाला एरिया है, वहां पर रेलवे लाइन को बिछाया गया है, जिसे हम कहते हैं कोंकण रेलवे लाइन। ये एक इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एरिया है, तो यहां पर रेलवे लाइन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यहां पर बहुत सारी नदियां बहती है, बहुत सारे छोटे छोटे हिल्स हैं, तो हिल्स के बीच में टनल बनाकर, कहीं गैप के माध्यम से, और रिवर्स पर बहुत सारे ब्रिजेस बनाकर ये रेलवे लाइन को सक्सेसफुल बनाया गया है। तो ये कहां पर डेवलप्ड है? इंडिया के वेस्ट कोस्ट के किनारे किनारे। यहां पर मूवमेंट ऑफ पैसेंजर और गुड्स का बहुत इस कोंकण रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, और ये एक इकोनॉमिक रीजन है, तो इस रेलवे लाइन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां पर बन जाता है। लेकिन यहां पर रेलवे लाइन के साथ मेजर प्रॉब्लम यह है कि लैंडस्लाइड होने की वजह से बहुत सारे जो ट्रैक्स एरिया हैं, बहुत सारे रेलवे लाइन ट्रैक्स जो हैं, वो कभी कभार डूब के अंतर्गत आ जाते हैं। अब रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की मेजर प्रॉब्लम, ओवरऑल प्रॉब्लम क्या क्या है? बहुत सारे पैसेंजर्स जो है वो विदाउट टिकट ट्रेवल करते हैं, जिसकी वजह से रेलवे को नुकसान भी उठाना पड़ता है। साथ ही रेलवे की जो प्रॉपर्टी है, बहुत सारे लोग उसकी चोरी कर देते हैं, उसको डैमेज, नुकसान पहुंचा देते हैं, जिससे कि रेलवे को थोड़ा नुकसान पहुंचता है। और जब जरूरत ना भी हो, अननेसेसरीली लोग ट्रेन की चेन को पुल करके उसको जगह जगह पर रोक देते हैं, जिसकी वजह से रेल ट्रांसपोर्टेशन की एफिशिएंसी भी कम होती है, और अल्टीमेटली रेल नेटवर्क को, इंडियन रेलवे को नुकसान उठाना पड़ता है। अब इंडिया में रेलवे नेटवर्क को हम उनके पटरियों के बीच में कितनी दूरी है उसके हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि
ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। यदि पटरियों के बीच में दूरी 1.676 मीटर हो तो उसे बोला जाएगा ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज के यदि इंडिया में लेंथ की बात की जाए तो अराउंड ये 63,950 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा जो रेलवे नेटवर्क है वो ब्रॉड गेज के अंतर्गत ही आता है। दूसरा है मीटर गेज। यदि पटरियों के बीच में दूरी अराउंड 1 मीटर हो तो ये मीटर गेज के अंतर्गत आता है। इंडिया में इसकी लेंथ की बात की जाए तो अराउंड 2402 किलोमीटर के आसपास है। थर्ड इज नैरो गेज। यदि पटरियों के बीच में दूरी 0.762 मीटर या 0.610 मीटर हो तो इस प्रकार के रेलवे नेटवर्क को बोला जाएगा नैरो गेज। इंडिया में इसकी लेंथ की बात की जाए तो ये अराउंड 1604 किलोमीटर के आसपास है। तो मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हमने इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क रेलवेज के बारे में बात कर ली। हम आगे बढ़ते हैं थर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन के बाद में बात करते हैं। यदि हम इंडिया में पाइपलाइन की बात करें तो इंडिया के मैप पर जो सबसे न्यूएस्ट, जो सबसे लेटेस्ट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है वो पाइपलाइन का ही है। मतलब सबसे लेटेस्ट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क हमें किसे मानते हैं? पाइपलाइन का। पाइपलाइन का पहले स्टार्ट में यूज होता था सिटीज में, टाउन्स में, इंडस्ट्रियल एरिया में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना। लेकिन आज वर्तमान समय में तो हम वाटर के साथ साथ बहुत सारे लिक्विड और गैसेस मटेरियल का भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया या रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, नेचुरल गैस हो गया। इनका ट्रांसपोर्टेशन बड़ी मात्रा में किया जाता है। और मेजरली ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड से लेकर रिफाइनरी, फर्टिलाइजर फैक्ट्री और थर्मल पावर प्लांट्स को ये गैसियस और लिक्विड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है मेजरली पाइपलाइन के माध्यम से। हाँ, यहां से पाइपलाइन से सॉलिड का भी ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है, लेकिन पहले सॉलिड को आप स्लरी रूप में बदलोगे, थोड़े से लिक्विड फॉर्म में बदलोगे, उसके बाद आप आराम से पाइपलाइन के माध्यम से इसका ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। अब पाइपलाइन की इंपॉर्टेंस क्या है वो देख लेते हैं। इंडिया में जो इनलैंड रिफाइनरीज है, मतलब जो समुद्र के तट पर नहीं है बल्कि इंडिया में बीच में कहीं पर है, जैसे कि बरौनी रिफाइनरी होगी, मथुरा हो गया, पानीपत हो गया। अब इन रिफाइनरी को क्या चाहिए? क्रूड ऑयल चाहिए, मतलब इनपुट चाहिए। तो यहां पर इनपुट ये क्रूड ऑयल मेजरली कैसे पहुंचेगा? इन पाइपलाइन के माध्यम से। साथ ही कुछ गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स है तो उनको भी नेचुरल गैस का इनपुट चाहिए। तो नेचुरल गैस मेजरली यहां पर कैसे पहुंचता है? पाइपलाइन के माध्यम से। हाँ, पाइपलाइन को इनिशियली इसका कंस्ट्रक्शन करना महंगा पड़ता है, लेकिन एक बार बिछ गई तो फिर ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत मिनिमल कॉस्ट में संभव हो जाता है। इसमें जो ट्रांसशिपमेंट लॉस होते हैं, जो डिले होते हैं, वो हट जाते हैं। भाई आप दूसरे ट्रांसपोर्टेशन के मोड से कुछ भी ट्रांसपोर्ट करोगे, बीच में उसका लॉस हो सकता है, लेट भी हो सकता है, लेकिन पाइपलाइन में यह समस्या नहीं है। लॉस की समस्या भी मिनिमम है और डिले, लेट होने की समस्या भी इसमें मिनिमम है। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया में मेजर पाइपलाइन नेटवर्क कौन कौन से हैं। अब 3 मेजर पाइपलाइन नेटवर्क है। पाइपलाइन नेटवर्क नंबर 1, पाइपलाइन नेटवर्क नंबर 2 एंड पाइपलाइन नेटवर्क नंबर 3। एक एक करके हम तीनों के बारे में कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। सबसे पहले है पाइपलाइन नेटवर्क नंबर 1, जो कि अपर असम के जो ऑयल फील्ड है, जहां से ऑयल निकलता है, उनको उत्तर प्रदेश के कानपुर से जोड़ने का काम करता है। बीच में हाँ, गुवाहाटी होते हुए, बरौनी होते हुए और इलाहाबाद होते हुए भी आता है। अब इसके कुछ कुछ ब्रांचेस भी है। मेन पाइपलाइन तो ये है और इनके कुछ ब्रांचेस भी है, जैसे कि बरौनी से लेकर हल्दिया, राजबंद से होके, राजबंद से लेकर मौरीग्राम और गुवाहाटी से लेकर सिलीगुड़ी। इसके बीच बीच में कुछ अलग नेटवर्क भी है। दूसरा है पाइपलाइन नेटवर्क नंबर 2, जो कि गुजरात के सलाया से लेकर पंजाब के जालंधर तक आती है। बीच में ये विरमगाम, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत होते हुए भी आती है। इसकी भी कुछ अलग अलग ब्रांचेस हैं, जो कि कोयली, जो कि वडोदरा गुजरात में है, और चाकसू और दूसरे प्लेसेस को जोड़ने का काम करती है। इन तीनों पाइपलाइन नेटवर्क में सबसे इंपॉर्टेंट है पाइपलाइन नेटवर्क नंबर 3, जिसे HVJ पाइपलाइन भी बोला जाता है। H बोले तो हजीरा, V इज विजयपुर एंड J इज जगदीशपुर। हजीरा गुजरात में है, विजयपुर मध्य प्रदेश में है एंड जगदीशपुर इज इन यूपी उत्तर प्रदेश। तो इन तीनों प्लेसेस को जोड़ने का काम ये पाइपलाइन नेटवर्क नंबर 3 करती है। ये इंडिया की फर्स्ट क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन है। मतलब इससे गैस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और क्रॉस कंट्री मतलब इंडिया के एक एरिया को
दूसरे एरिया से जोड़ने वाली ये पाइपलाइन है। तो ये इंडिया की फर्स्ट क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन है और ये अराउंड 1700 किलोमीटर लॉन्ग है। ये मुंबई हाई और बसीन के जो गैस फील्ड है उनको अलग अलग फर्टिलाइजर, पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस जो कि इंडिया के नदर्न एंड वेस्टर्न एरिया में है उनको जोड़ने का काम करती है। बेसिकली सप्लाई एरिया से डिमांड एरिया या मेजरली इंडस्ट्रियल एरिया को जोड़ने का यह काम करती है। इसकी इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इंडिया के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं कि इंडिया में गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर किस तेजी से एक्सपांड हो रहा है। तो पहले ये अराउंड 1700 किलोमीटर के आसपास ही था, लेकिन समय के साथ साथ इसका एक्सपांशन होते होते हुए 18,500 किलोमीटर के भी ज्यादा पहुंच चुका है। लगातार इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए लगातार इसका एक्सपांशन होता ही जा रहा है। तो आज के इस पार्ट में हमने जो भी समझा उससे अपना लर्निंग आउटकम क्या रहता है। एक तो हमने देखा रेलवे नेटवर्क के इंपॉर्टेंस के बारे में, साथ साथ रेलवे नेटवर्क की क्या चैलेंजेस है उनको भी हमने अच्छे से समझा। फिर हमने देखा पाइपलाइन की इंपॉर्टेंस और पाइपलाइन के भी कुछ चैलेंजेस है उनको भी हमने साथ साथ समझने की कोशिश की। जैसे कि यदि पाइपलाइन में कहीं लीकेज आ जाता है तो उसको ढूंढना, उसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और कुछ टेरेन्स में पाइपलाइन नहीं बिछाई जा सकती है। तो आज के पार्ट में हमने जो भी समझा उसको हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से, प्रैक्टिस क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रन बिटवीन मुंबई एंड थाने। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया में फर्स्ट ट्रेन जो कि मुंबई से थाने के बीच में चलती है, अराउंड 34 किलोमीटर चलती है, वो कब चलती है, ईयर पूछा जा रहा है। ए 1845, बी 1853, सी 1860, डी 1872। तो हमने देखा कि इंडिया में फर्स्ट ट्रेन मुंबई से थाने के बीच में अराउंड 34 किलोमीटर चलती है। कब चलती है? 1853 में। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच रीजन इन इंडिया प्रोवाइड्स द मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ द रेलवे नेटवर्क। क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया में रेलवे नेटवर्क के ग्रोथ के लिए कौन सा फिजियोग्राफिक रीजन सबसे अच्छी फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है। ए नदर्न प्लेन, बी वेस्टर्न घाट, सी हिमालयन माउंटेनियस रीजन, डी डेक्कन प्लेटू। तो हमने देखा कि जो प्लेन एरिया होता है, प्लेनर एरिया होता है, वहां पर रेलवे नेटवर्क बिछाना बहुत ज्यादा आसान होता है। और इंडिया में सबसे बड़ा प्लेनर एरिया कौन सा है? नदर्न प्लेन, जो कि सबसे अच्छी फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है फॉर रेलवे नेटवर्क के एक्सपांशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन इन इंडिया इज फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया की फर्स्ट क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन कौन सी है। ए एचवीजे पाइपलाइन, बी मुंबई हाई पाइपलाइन, सी असम कानपुर पाइपलाइन, डी नन ऑफ द अबव। तो हमने देखा कि एचवीजे, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। हजीरा इज इन गुजरात, विजयपुर इज इन मध्य प्रदेश एमपी एंड जगदीशपुर इज इन उत्तर प्रदेश यूपी। तो इन तीनों एरिया को जोड़ने वाली पाइपलाइन है एचवीजे पाइपलाइन, जो कि इंडिया की फर्स्ट क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन है। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। तो इन क्वेश्चन के माध्यम से हमने आज जो भी पढ़ा उसको टेस्ट भी कर लिया है, प्रैक्टिस भी कर ली है। होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन।